ये इंडियन पॉलिटी पार्ट 16 है और हम यहाँ पर पिछले साल के आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स उसने अलाइड सर्विसेज में काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको डिटेल से करके जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लेंगे, क्योंकि वैसे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। ये जो फंडामेंटल राइट है आपको पता होना चाहिए कि ये किससे इंस्पायर्ड थे। जो फर्स्ट एक्सप्लिसिट डिमांड मतलब फंडामेंटल राइट बनाने के लिए जो डिमांड की गई थी कि भैया हमको फंडामेंटल राइट चाहिए, बाल गंगाधर तिलक जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 था, ये उससे इंस्पायर्ड थे। इन्होंने एक डिमांड उठाई थी फंडामेंटल के लिए। फिर उसके बाद में 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई, इन्होंने 19 फंडामेंटल राइट अपने जो है जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें इंक्लूड करे थे। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री ठीक से पढ़ी हो तो आपको पता होगा उसमें 19 फंडामेंटल राइट थे। अब वैसे तो इतना जरूरी नहीं है, कराची सेशन में भी इन्होंने तो ये इतना जरूरी नहीं है, बस 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसमें भी 2 पॉइंट में ये नेहरू वाली रिपोर्ट थी, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 के अंदर रखे गए हैं और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर ये आते हैं। आर्टिकल 12 से स्टार्ट होंगे, आर्टिकल 35 पे खत्म हो जाएंगे। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आपसे एक क्वेश्चन ऐसी पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, या एक साइड में आपको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया और इधर बोल देंगे कौन सा इसमें से पार्ट उससे बिलोंग करता है। अब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये जो फंडामेंटल राइट्स डाले गए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स है उससे इंस्पायर्ड है, मतलब उसी से इंस्पायर्ड होकर हमने फंडामेंटल राइट उसके अंदर रखे हैं अपने फंडामेंटल राइट के अंदर। ओरिजिनली हमारे फंडामेंटल राइट थे वो 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। देखो हमारे यहाँ पर क्या लैंड रिफॉर्म होने थे, तो अगर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता तो बहुत दिक्कत आती है। तो हमने ये जो राइट टू कहाँ गया, हाँ ये राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 44 में हुआ था 1978 के अंदर, तो इसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर अब इसको जो है एक लीगल राइट बनाया गया अंडर द आर्टिकल 300A के अंदर इसको रखा गया है। ये एक लीगल राइट है। देखो लीगल राइट होने का मतलब ये है कि जैसे फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, वो बोल सकते हो देखो सरकार हमारे फंडामेंटल राइट जो है वायलेट कर रही है, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है सख्त एक्शन लेगा उनके खिलाफ। लेकिन अगर आपने इसको लीगल राइट का दर्जा दे दिया तो फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि देखो साहब सरकार ने हमारी जमीन छीन ली, हमारी प्रॉपर्टी छीन ली, तो सरकार आपकी जो है प्रॉपर्टी छीन सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है क्या है। राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है और अब इसको आर्टिकल 300A की कैटेगरी 300A में रखा गया पार्ट 12 के अंदर। तो ये पार्ट तो आपको ना पता हो लेकिन आर्टिकल पता होना चाहिए, ये बहुत है। और लीगल राइट वाला ये वाला, अब देखिए फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सरकार के मुंह पर लगाम लगाने के लिए होते हैं। जो सरकार होती है उस पर उसके मुंह पर लगाम लगाने के लिए होते हैं, क्योंकि सरकार जो है आपकी फंडामेंटल राइट छीन सकती है। देखिए कोई प्राइवेट बंदा भी आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर सकता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। स्टेट अगर कोई एक्शन लेता है जिससे आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, आप व्हाट्सएप पर किसी से बात करते हो, लड़के लड़की से बात करो, बहुत प्राइवेट बात है, लेकिन सरकार उसमें घुस जाए, सरकार नहीं घुस सकती उसके अंदर, क्योंकि वो आपका राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कुट्टा स्वामी जजमेंट में वो लगाता है। अब ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि देखिए फंडामेंटल राइट जैसे हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो ऐसा नहीं कि आप रोड पर नंगे को घूम रहे कि भाई साहब फिर ये बोलने लगो देखो भैया राइट टू, ये तो हमारा जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ऐसा नहीं हो सकते कि सरकार जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब यही है कि बिल्कुल आपको पूरी आज़ादी नहीं दे रखी है। ठीक है, कि आप सब ये बोलो कि एब्सोल्यूट के नाम पर कि साहब हम कुछ भी करें, तो कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, आप इंडिया को क्रिटिसाइज कर सकते हो, भारत सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन आप फिर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो आपको ये पता होना है, ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब ये हो गया कि देखो आप जैसे वॉयलेट हो गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि भैया देखो सरकार ने या किसी प्राइवेट पर्सन ने आपकी जो राइट्स हैं वो छीन लिए हैं, तो सरकार वो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होती है सरकार उनको सरकार के खिलाफ रिट्स जारी करता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी इसके बारे में हम देखेंगे, लास्ट देखेंगे कि ये जो आर्टिकल 21A था, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 के अंदर, तो उसके अंदर डाला गया था। ठीक है, इसके अंदर से वो कंपलसरी एजुकेशन वाला था, तो वो देखेंगे हम। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन,
फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया यूएसए, ठीक है, मैंने आपको आंसर बता दिया इसका, यूएसए। दूसरा, by which constitutional amendment right to property was abolished from the chapter of the fundamental right। तो मैंने अभी आपको बताया 44, ये जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 के अंदर, इस आर्टिकल के मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो है राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, उसको हटाकर लीगल राइट कर दिया, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया था। तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे राइट। देखो आपको पता होना चाहिए, पता नहीं कैसा क्वेश्चन देगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 18 पर खत्म होते हैं। जैसे देखिए ये तो आपको भाई रट्टा मानना पड़ेगा, हो सकता है कि आपसे ऐसे एक साइड में, इधर की साइड में आर्टिकल दे दे, ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन, और इधर दे दे आर्टिकल, मतलब इस टाइप उनकी थ्योरी दे दे और इस टाइप आर्टिकल नंबर दे दे, और आपसे मैच द फॉलोइंग करा दे। अब ऐसे बस सोचना कि भाई ये अलाइड सर्विसेज का एग्जाम ऐसा नहीं देगा, भैया दिए हैं उसमें भी मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, आर्टिकल 14 है। वो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ये कहता है कि देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कि अगर आपका धर्म क्या है, आप कहाँ जन्मे हो, इसके बेसिस पर कोई भी, या लड़की हो इसके बेसिस पर आपसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा, जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो आप ये एसएससी की तैयारी करते हो, फिर उसको आपको 10% चाहिए रिजर्वेशन, 27% चाहिए, तो वो जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो इसी आर्टिकल 17 के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर दिया जाता है। यूपीएससी की सब हम ओबीसी में आते हैं, या ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, तो इसी के अंदर वो जो रिजर्वेशन जॉब में दिया जाता है। फिर एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, भैया आप ये तो इसको अच्छे से करके जाना, ये वाले मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं अंदर की इनसाइड नहीं बता रहा हूँ लेकिन आपको ऊपर से करके जाने पड़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमी, तो देखिए आप कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं बोल सकते हो राजा के राज, महाराज, अधिराज आ रहे हैं, तो ऐसे आप अपने नाम के आगे ऐसा कोई टाइटल नहीं लगा सकते, वो हमारा जो है इसको हटा रखा है। हाँ, आपको कोई भारत रत्न मिला है तो भारत रत्न का आपको जो अपने आगे सब नेम के आगे पीछे कुछ नहीं लगा सकते हो। हाँ, बोल मिला है आपको, वो आपने अच्छा काम किया है, सोसाइटी के लिए काम किया है, इसलिए आपको वो चीज मिली है। और आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, देखिए राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें तो बहुत सारे मतलब क्वेश्चन बनते हैं। देखो जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के अंदर छह सब आर्टिकल्स हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, एक फ्रीडम टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। जो जैसे मान लो पॉलिटिकल पार्टी, आपने कोई कंपनी बना ली या फिर आपने ज्वाइंट कंपनी बनाई है, तो वो सब फ्रीडम इस आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन के अंदर आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, फ्रीडम टू मूवमेंट, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। फ्रीडम टू रिसाइड, आप एक जगह से दूसरी जगह आप रहते हो कि कहीं दूसरी जगह रह सकते हो, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के हो तो दिल्ली में आकर रह सकते हो, जैसे मैं रह रहा हूँ। तो फ्रीडम टू प्रोफेशन, देखिए लेकिन ऐसा नहीं है भैया, आप जो है जैसे यहाँ पर बोल दिया कि आप जो है अपना प्रोफेशन आपका हिसाब हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस कर लिया और फिर आप उसके अंदर जो है इंसानों की फॉलोज कर रहे हो, तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाती है। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, आपको रट्टा मानना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जैसे मैंने बोला था आपको, जो राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी। अभी देखिए हमारे क्या है, अभी अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो राइट टू प्राइवेसी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो रही है। अभी हमने देखा होगा ना, बहुत सारे यूट्यूब मतलब जब से यूट्यूब आया है, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं तो वो वही इस बार दिखाएगा ये। तो राइट टू प्राइवेसी, जैसे अभी आपने देखा होगा लोग वॉशरूम ना जाकर अब सारी चीजें दिखाते रहते हैं, कौन से कपड़े क्या पहनने हैं, कौन सा लिपस्टिक लगा रहे हैं, क्या पहनना हुआ है, मतलब सारी चीजें वो दिखाई देते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी का मतलब हनन होता है, किससे उनका अफेयर चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं, सारी कितने रात को सोते हैं। कुछ लोग तो कैमरा लगा के भी सोते हैं रात को, एकदम अपनी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे वो अपनों की, भाई कैसे सोते हैं रात को, वो कितने घंटे की, मतलब वो सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये मतलब ये क्या है, वो मतलब उनको अर्निंग करनी होती है। तो आर्टिकल 19 राइट टू प्राइवेसी है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं उसका ग्लोबलाइजेशन का असर तो आपको दिखेगा, भाई पैसे भी कमाने हैं आपको, तो प्राइवेसी तो आपको खोनी पड़ेगी आपको। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से खोई जाती है। तो राइट टू प्राइवेसी जो अंडर आर्टिकल 21 के अंदर आता है, तो आपको ये बात याद रखने की जरूरत है। पुट्टा स्वामी जजमेंट आई थी तो उसके अंदर बोला गया था जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है, और अंडर आर्टिकल 21 के
के अंदर आता है। अब एक आया था ये वाला आर्टिकल, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये जो होता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 के अंदर, तो ये राइट उसके ये देखिए इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो इसके अंदर आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया था। अब देखिए राइट अगेंस्ट द डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस आर्टिकल 20 के अंदर आता है। तो इसमें से एक तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये वाला और ये वाला और ये वाला आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A मैंने आपको बता दिया कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था। अब जरा देख लेते हैं, देखिए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के अंदर आप जो है पॉलिटिकल पार्टी कंपनी बना सकते हो, ज्वाइंट कंपनी बना सकते हो, 2 बंदे खोल सकते हैं, 1 साथ 2 3 जितने भी, तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, आर्टिकल 19 के अंदर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ अबव। यहाँ पर देखिए ये तो बहुत ये देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा मैं अभी आर्टिकल 19 बता रहा था आपको कि यहाँ पे जो है आर्टिकल 19 के अंदर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दे सकते हो, लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर जो है प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, ये बात याद रखना। आर्टिकल आप ऐसा नहीं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करने लगो फिर आप जो है ये प्रोटेस्ट करने लगो, तो फिर उसका जो है आपको जैसे फ्रीडम ऑफ, जैसे विषय पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा राइट टू फ्रीडम के बीच पढ़ लेते हैं इसको एक बार यार, जल्दी जल्दी में कर, बीच ऑफ द इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड इन द राइट टू फ्रीडम एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली, आप जो है असेंबली कर सकते हो 20 लोग 50 लोग सबकी, लेकिन उसमें आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए साहब आपने गन ले रखी हो, तो ये भी हमारे पास दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 19 के अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये भी आर्टिकल 19 के अंदर दे रखा है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो ये भी दे रखा है, आप कोई भी व्यापार कर सकते हो चाहे आप, लेकिन हाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। फ्रीडम टू प्रोटेस्ट ये नहीं दे रखा, तो ये जो हमारे पास ये आंसर है इसका, ठीक है। तो देखो आयोग ने यहाँ पर अंदर घुस को पूछा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर से ही पूछ दिया है। तो अब ये वाला इसका हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश। राइट टू एजुकेशन इज इंक्लूडेड अंडर द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने अभी आपको बताया ये इस आर्टिकल 21A के अंदर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 के अंदर, तो उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया था, तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर है, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। बात करते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देखो 23 से लेकर 24 तक ये हैं 2 आर्टिकल है इसके। जैसे कि हाँ भाई इंसानों को खरीद रोक नहीं सकते हो, ये औरतों को नहीं खरीद सकते हो, बच्चों को नहीं खरीद सकते हो, किसी को भी नहीं खरीद सकते हो, और आप जबरदस्ती जो है स्लेवरी नहीं करा सकते हो किसी को, उसकी जो इच्छा है उसकी इच्छा के अगेंस्ट काम नहीं करवा सकते। वैसे तो गलत ये होता है, इसका कहीं ना कहीं वॉयलेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मतलब यहाँ पर काम चलता ही रहता है, तो वो गटर साफ करते हैं और उसमें पाइप डालते हैं, तो हालांकि उसमें गंदे संदे पोटी छोटी में हाथ देते हैं, तो मतलब उनकी इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी में करते हैं, क्योंकि पैसे मिलते हैं, क्या करें, और कुछ काम भी नहीं है उनके पास, स्किल कुछ है ही नहीं जो कर सके। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि ये आर्टिकल वहां पर सटीक बैठता है। तो चलो जैसे यहाँ पर फोर्स लेबर, किसी किसी की इच्छा के खिलाफ आप कोई काम कराओ, हालांकि उनकी इच्छा नहीं होती, पोटी छोटी में किसका मन करेगा, हाथ सड़े बड़े गंदे बंदे पानी में, इसमें किसका मन करेगा, लेकिन जब मजबूरी में उनको करना पड़ता है। तो आर्टिकल याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 ये कहता है कि भाई आप बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो, 1010 बच्चों को, ठीक है। भैया आपने पता लगा कोई लगी खान में या किसी ऐसी 1010 फैक्ट्री में काम करा रहे हो, तो फिर ये नहीं होगा कुछ भी। आर्टिकल देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक अच्छे से याद रखना। तो इसमें अंदर आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 25 के अंदर ये बोला है, देखिए फ्रीडम ऑफ ये कंसाइंस फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेशंस रिलीजन। देखिए मैं बताऊँ क्या है, मान लो आप हिंदू धर्म से बिलोंग कर सकते हो, तो अपने हिंदू धर्म की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हिंदू धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कहीं जाकर हिंदू धर्म का प्रचार तो कर सकते हो, लेकिन कहीं जाकर जबरदस्ती किसी को, चाहे वो मुस्लिम हो कोई भी हो दूसरे धर्म को, उसको जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं करा सकते हो कि साहब हिंदू धर्म में आप कन्वर्जन हो, जबरदस्ती ये नहीं करा सकते हो, उसकी मर्जी है, अपनी मर्जी पर कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करा सकते हो आप। तो देखो इस पर भी क्वेश्चन उसने पूछा है कि भैया जो प्रोफेशन प्रैक्टिस ये कर सकते हो आप। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जो अगर आपको कोई रिलीजन है उसकी जो आपको पूरी वो है कि भैया आप उसका जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका उसके जो अफेयर्स हैं वो आप खुद देख सकते हो।
फ्रीडम देखिए देखिए यहाँ पर एक बड़ा काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग उसमें। आप किसी भी धर्म पर, चाहे हिंदू धर्म हो, जैसे जजिया टैक्स होता था हिंदू धर्म पर इम्पोज किया जाता था, तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे मना किया गया भाई आप किसी पर टैक्स नहीं लगा सकते, पर्टिकुलर धर्म पर नहीं लगा सकते, हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या किसी भी धर्म पर, बुद्धिज्म, किसी पर भी नहीं लगा सकते हो आप टैक्स। हाँ, टैक्स तो नहीं लगा सकते, फीस वसूली कर सकते हो, आप समझ हो, फीस वसूली कर सकते हो, टैक्स नहीं लगा सकते हो, ये बात याद रखना भाई। आर्टिकल 27 के अंदर आता है ये। अब आर्टिकल तो मैंने आर्टिकल 25 के बारे में बता दें कि भाई आप जबरदस्ती फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करा सकते हो किसी एक धर्म का दूसरे धर्म में, ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 28 के बारे में। आर्टिकल 28 ये कहता है कि वैसे तो ये कमी है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रट्टा मान लेना इसमें, ठीक है। वैसे है तो बहुत बड़ा, मैं समझा दूं लेकिन फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। कल्चरल और एजुकेशनल राइट भी दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 के अंदर। तो जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर, जैसे कि मान लो माइनॉरिटीज होती हैं, वो अलग अलग भाषा बोलती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो कि हिमाचल प्रदेश का अलग डिस्टिंक्ट कल्चर हो सकता है कि बहुत से, मैं अच्छे से जानता नहीं हूँ हिमाचल प्रदेश की जो वो है माइनॉरिटी, सारी चीज़ों को तो नहीं जानता हूँ। बहुत सारी बोली ऐसी बोली जाती है, भाषा ऐसी बोली जाती है जिसको प्रिजर्व कर रखना जरूरी होता है, उनका अलग कल्चर होगा। तो आर्टिकल 29 यही कहता है कि भैया आपकी जो लैंग्वेज है ना उसको प्रोटेक्शन करने का पूरा अधिकार है। फिर राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एजुकेशन। मान लो कि कोई वो है माइनॉरिटी है जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई कल्चरल नहीं है, जो लैंग्वेज माइनॉरिटीज है, तो आप उसके लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो उस एजुकेशन को, उस भाषा को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उसमें जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा वो उतनी उन्नति फलेगी फूलेगी। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सच बताऊं तो। देखिए अगर मान लो आपके आर्टिकल जो है सरकार या कोई दूसरा प्राइवेट पर्सन आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, या जैसे अंबानी है, अंबानी फ्री, अब मैं वैसे बोलता हूँ कि अंबानी जो उसने फ्री का जियो कर दिया कि जाओ भाई ठीक, इतना ही कितने जीबी हो आप कुछ भी करो, रात दिन कुछ भी कराओ, फ्री जीबी डेटा, कोई रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, बस आप 10 रुपए का रिचार्ज करा लो बस। फिर वो अंबानी क्या काम कर रहा है, आपके फोन में घुस रहा है, आप देख रहे हो आप क्या खरीदते हो, किससे बात करते हो, और फिर इसी टाइप के प्रोडक्ट आपके सामने भाई धड़ल्ले आपके सामने कर रहा है, पेश कर रहा है जबरदस्ती। मान लो कोई आपको बीमारी होगी, मान लो किसी का बोन मैरो कमजोर हो गया है उसको, तो आपके सामने ऐसे एडवर्टाइजमेंट देगा भाई बोन मैरो किसी का कमजोर हो गया हो तो ये हरी सब्जी खाएं, ये खाएं, मतलब दुनिया भर की ऐसी ओमेगा 3 का कैप्सूल खाएं, ये करे वो करे। तो ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने कर सकता है क्यों, क्योंकि वो आपके फोन में घुस चुका है। भले से वो आपको लग रहा है कि भाई फ्री में दे रहा है, फ्री में तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा आपकी प्राइवेसी है उसको हट वो कर रहा है, मतलब की ब्रीच कर रहा है। तो सुप्रीम आपको मतलब कोई प्राइवेट पर्सन आपकी, इसमें सरकार भी अगर करती है तो आप जो है उसमें जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्टली, और बोल सकते हो देखो साहब ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर सरकार क्या काम करेगी, ये रिट्स जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अधिकार होता है रिट्स जारी करने का, ये बात याद रखना। तो रिट्स के नाम है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, नाम अलग होते हैं, सर्टिव राइट, क्यू वारंटो। तो अंडर आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब देखिए ये जो है आर्टिकल 32 वैसे तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको सोल ऑफ द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अम्बेडकर ने बोला था कि कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। हाई कोर्ट जो रिट्स जारी करता है, ये जो मैंने आपको रिट्स बताई, ये 200 आर्टिकल 216 के 226 के अंदर इशू करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो करता है आर्टिकल 32 के अंदर इन रिट्स को इशू करता है। ये रिट्स है यहाँ पर जितनी भी लिखी है ना, ये रिट्स है, ये जो रिट्स हैं, ये रिट्स लिखी हुई है, ये जारी करेगा, ठीक है। सरकार के खिलाफ भी कर सकता है, किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी कर सकता है। देखिए आर्टिकल 20 मतलब आर्टिकल जितने भी हमने डिस्कस किए उन पर आर्टिकल क्वेश्चन फ्रीडम, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब कि इसमें कैसा इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है इसमें। तो गलत कौन सा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज आर लिस्टेड फ्रॉम द आर्टिकल 25 to 28। अभी सही बात है, ये दे रखा है हमारे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन, ये सही बात है भाई। अगर आप, मैंने भी आपको बताया था, आप ये सब कर सकते हो, आप हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, तो ये सब आप करोगे। हाँ जबरदस्ती, जैसे मान लो मुस्लिम है, मुस्लिम जबरदस्ती किसी को, मान लो किसी लड़की के साथ शादी कर ली, मतलब किसी भी हिंदू लड़के ने, ऐसी अभी भी चल रहा है, फिर उसको भाई उसकी लड़की के ऊपर इच्छा, वो मुस्लिम बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। अगर जबरदस्ती नहीं फोर्स कर सकते, अगर जबरदस्ती आप फोर्स करोगे फिर वो कोर्ट में जाकर चलेगी, तो फिर आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते हो, तो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन गिव द टू एस्टैब्लिश द रिलीजन, ये भी सही बात है। फ्रीडम ऑफ द रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन, भैया ये नहीं है, आप अपने धर्म के प्रचार के नाम पर ये नहीं कर सकते हो कि भैया देखो आप ये हमारे धर्म में जबरदस्ती कन्वर्ट हो जाओ, ये नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आर्टिकल जो है इसका जो आंसर जो है वो डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये उसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी है। देखो यहाँ पर मिली जुली सरकार है, मतलब कोएलिशन वाला सर क्वेश्चन है, एक साथ बहुत सारे दिए।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 से रिलेटेड है, याद रखना ये उसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आएगा। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अभी बताया मैंने आर्टिकल 32। और ये तो पता ही होगा भाई एक याद रखना लीगल जो फ्री लीगल एड जो दी जाती है, फ्री लीगल एड जो दी जाती है आर्टिकल 39A के अंदर आता है। ये भी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आएगा। तो ये ऐसा रट्टा मत है इसमें यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 317 आपको बताया कि भाई जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो हम इसका क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हो। तो पहले वाले का तो हो गया, दूसरा पहला वाला कहाँ गया, पहले वाले का हो गया दूसरा, तो ये गया बी वाला, ये गया। अब बचे सी होगा या ए होगा, ठीक है। दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले का पहला, तो दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, तो देखो दूसरे का कहाँ गया, दूसरे का पहला, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और भी देख लेते हैं आगे, जैसे फ्री लीगल एड तीसरे का हो जाएगा 4, तीसरे का 4, तीसरे का नहीं, ये नहीं है यार, तीसरे का 4 कहाँ गया यार, गड़बड़ हो गई। देखो अभी फिर से देखते हैं यार, ये सब कचर पचर हो गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 30, तो फर्स्ट का हो जाएगा और 2, ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा 2, और सेकंड वाले का यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो यूनिफॉर्म आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 के अंदर दी जाती है। तो थर्ड का हो जाएगा 4, और फोर्थ का हो जाएगा तीसरा आर्टिकल 370। तो देख लें, फोर्थ का हो जाएगा तीसरा, फोर्थ का तीसरा गलत दे रखा है क्या इसमें यार, कुछ मुझे लगा गलत दे रखा है। ये फोर्थ का तीसरा और तीसरे का फोर्थ, ठीक है। और सेकंड का, हाँ पहला वाला ठीक है भाई, ये वाला ठीक है, ये वाला ये ठीक है, ठीक है। तो दूसरे का पहले का दूसरा, ये वाला ठीक है, पहला वाला। तो अब आप देख रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन देख रखे हैं। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32। मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंदर जो मैंने आपको जो रिट्स बताई है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टिराइट, प्रोहिबिशन, कोवारंटो, ये इशू कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स आर द इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। तो देखिए जैसा मैं पीछे ही बता रहा था कि ये जो है जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। अगर मान लो कहाँ पे कोई राइट्स वायलेट हो जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो। तो ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। गलत बात आपको पकड़नी थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर प्लेस इन द, वैसा ये आएगा, ये भी मैं बता नहीं रहा, लेकिन ये बात फिर फोर्थ उसके अंदर रखे। फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। ये गलत बात है भाई, ये इनको फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने झंडा फाड़ दिया, ठीक है, अब मान लो अभी तिरंगा था तो झंडा अपना फाड़ दिया, तो ऐसे नहीं कोई आपको जेल में डाल देगा, मतलब तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय। तो इसका जो आंसर है वो डी है। डी बात इसमें बिल्कुल गलत है, तो डी आंसर इस हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मतलब पूछे गए हैं। तो फ्री लीगल एड के लिए, वैसे तो फ्री लीगल एड मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 39A के अंदर, तो सी आंसर है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर आएगा, तो मैं उसके अंदर और बता दूंगा आपको। तो अब नेक्स्ट के अंदर हम आर्टिकल, ये जो हमारा पॉलिटिकल लेक्चर 17 है, ये देखेंगे। इसको यही बंद करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन एक साथ ही खत्म कर लिया हमने फंडामेंटल। मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कुछ आएगा तो आप छोड़ दोगे।